आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड आज बेहतर दिख रहा है। पिछले हफ्ते के पेन के बाद थोड़ी रिकवरी हमने मार्केट्स में आज आते हुए देखी है और निफ्टी अब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की बढ़त के साथ कर रहा है कारोबार। कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स है जिसने पूरा सपोर्ट आज मार्केट को किया है, फिर चाहे वो मेटल्स हो या फिर रियल्टी पॉकेट ही क्यों ना हो। निफ्टी वापस से दिन की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करते हुए अभी भी 800 के नजदीक कारोबार कर रहा है। लगभग 117 अंकों की बढ़त हम देख रहे हैं। हमने बैंक स्टॉक्स में, बैंक निफ्टी में पिछले 2 सेशंस में स्पेशली एक तेज करेक्शन देखी थी, वहां पे रिकवरी दिखी है, क्योंकि अगर निफ्टी बैंक को आप देखेंगे तो 300 पॉइंट की बढ़त के साथ फिलहाल कारोबार करता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट अब 232 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है बैंक निफ्टी। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स देखेंगे तो मेटल्स में काफी अच्छा एक्शन बना हुआ है। सेल के नंबर्स के बाद हमने 12% का मूव देखा और उसी का इम्पैक्ट एक हम बाकी पूरे स्पेस पर देख रहे हैं। साथ ही आप देखिए मेटल इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर 2.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। प्रॉपर्टी स्टॉक्स में वापस एक्शन लौटते हुए दिखा है। ज्यादातर जो प्रॉपर्टी शेयर्स हैं, जो रियल एस्टेट शेयर्स हैं, वो 5% से लेकर 7-8% तक की तेजी दिखा रहे हैं। ऑटो स्टॉक्स फोकस में बने हुए हैं सेल्स नंबर्स के हिसाब से। अब एक बार मिड कैप का हाल देखें इंडेक्स का, तो यहां भी हमने थोड़ी खरीदारी होते हुए देखी है और मिड कैप से भी, लेकिन सेलेक्टिव पॉकेट्स है जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। इंडेक्स हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों पर अब कारोबार करते हुए ऑलमोस्ट 1% के गेंस के साथ 30,742 के लेवल्स फिलहाल बने हुए हैं। कहां पर बाइंग नहीं है तो एनर्जी पैक थोड़ा सुस्त दिख रहा है आज के सत्र में, यहां थोड़ी सुस्ती देखी गई है। अब इंडेक्स पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए रिमेनिंग सेशन के लिए, इस पर एक क्विक व्यू लेंगे और उसके बाद मिड कैप स्टॉक्स का पूरा एक्शन आपके सामने लेकर आएंगे। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट मानस जायसवाल मौजूद हैं। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो एक इंडेक्स वाइज आपकी राय चाहिए निफ्टी पर। अभी तो स्ट्रेंथ होल्ड करने की कोशिश कर रहा है जो सुबह से धीरे और ग्रेजुअली बनी है। अब रिमेनिंग सेशन के लिए क्या व्यू है और इंडेक्स पर कैसे ट्रेड लेना है? दीपाली जी देखिए, निफ्टी ट्राई तो डेफिनेटली कर रहा है एक बाउंस बैक देने की, लेकिन अभी भी उसका कंफर्मेशन नहीं आया है। रिवर्सल के का कंफर्मेशन चार्ट पे मैं समझता हूँ 17,850 के पहले नहीं आएगा। तो जब निफ्टी 17,850 के लेवल्स को ब्रीच करेगा तब आपको एक मीनिंगफुल बाउंस बैक के लिए प्ले करना है। हालांकि ये सही है कि स्टॉक कोशिश कर रहा है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने के लिए। तो अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है ऑलरेडी तो आप बने रह सकते हैं 17,550 के स्टॉप लॉस के साथ, इस उम्मीद में कि अगर 17,850 के लेवल्स ब्रीच होंगे तो कम से कम 300 से 400 पॉइंट का अप मूव आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और जो रिवर्सल का पॉइंट निफ्टी पे है, वैसे रिवर्सल का पॉइंट बैंक निफ्टी पे 39,550 है। तो जब उसके नीचे उसके ऊपर बैंक निफ्टी निकले तभी आपको एग्रेसिव होके बाउंस बैक के लिए प्ले करना है। स्टॉक स्पेसिफिक 2 रिकमेंडेशन है। देखिए, मिड कैप में अगर हम बात करें तो क्योंकि जिस तरह का एक्शन हमने अपोलो टायर्स में, उसमें टीवीएस मोटर्स में देखा और कुछ और ऑटो स्टॉक्स में देखा है, मेरा समझना है कि अपोलो टायर्स में भी वहां पर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप देखिए तो करीब करीब 50 रुपए का करेक्शन हमने ऊपर से देख लिया। स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और अब अपोलो टायर्स ने आर्ली चार्ट पे 217 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। तो मेरा समझना है कि यहाँ एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। 234 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 214 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। और मिड कैप में बहुत सारे रियल एस्टेट स्टॉक अच्छे लगते हैं। उनमें से एक है शोभा डेवलपर्स, जो कि करीब 5-6 दिनों से 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था और आज स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। मेरा समझना है कि यहां से करीब 50 रुपए का पंप देखने को मिलेगा। 875 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए 800 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो 2 ट्रेड्स आपको मिले हैं। एक तो मिला है अपोलो टायर्स, यहां पर ऑलरेडी मजबूती है, 220 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन 234 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 214 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना है। दूसरी रिकमेंडेशन है सुबह लिमिटेड पर, जहां पर 800 के स्टॉप लॉस के साथ आप तेजी करके चले। और रियल्टी पॉकेट में हमने काफी अच्छा मूड माहौल आज के सत्र में देखा भी है। मिड कैप्स में कहां एक्शन है वो आपके सामने अब लेकर आते हैं। एक पॉकेट का ऑलरेडी मानस ने जिक्र किया, वो है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट, मेटल्स, इनमें मोमेंटम बना हुआ है। तो स्टॉक्स कौन कौन से हैं जो चल रहे हैं मिड कैप्स में, वो आपको दिखा देते हैं। शुरुआत करते हैं रियल्टी स्टॉक्स के साथ ही। सुबह अब 7.5% ऊपर है। मानस को लगता है भी कि यहां से और स्ट्रेंथ दिखाएगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरा रियल्टी, मैक्रोटेक डेवलपर्स, सब में 8% तक का मूव है। 8%, 9% तक की स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। बाकी रियल एस्टेट स्टॉक्स भी देखेंगे तो वहां भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, फिर चाहे वो आईबीरियल जैसे शेयर्स ही क्यों ना हो। मेटल स्टॉक्स देखिए आप, सेल, नालको, टाटा स्टील, टाटा मेटलिक्स, 1% से लेकर 9% का मूव है। सेल हालांकि इंट्राडे हाई से थोड़ा नीचे जरूर दिख रहा है अभी, क्योंकि 12-13% का मूव भी
भी हमने इसमें देखा था, लेकिन अभी भी 9% के आसपास की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, अपोलो टायर्स का भी मानस ने जिक्र किया, लेकिन उसके अलावा अब देखिए मिंडा कॉर्प 10.5% ऊपर, संधार टेक 2.25% ऊपर है, भारत गैस में 6% का मूव और बॉश भी 3.5% की मजबूती आज के सत्र में दिखा रहा है। तो ये है ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स का हाल, जहां पर मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है। एक बार मिड कैप आईटी और आपके सामने लेकर आते हैं। कोफोर्ज 3.25% ऊपर, एल&टी टेक सर्विसेज 3% ऊपर है, एम्फोसिस में 2.5% का मूव और माइंडट्री भी 2.5% की मजबूती के साथ फिलहाल कारोबार करते हुए दिख रहा है। मानस, आपने रियल्टी और ऑटो एंसिलरी का जिक्र तो किया, लेकिन मेटल्स में कोई ट्रेड लेंगे क्या मिड कैप्स में, या अवॉइड करना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह का मूव हमने आज सेल में देखा है तो उसको शायद उसी तरह का मूव हमें टाटा स्टील में देखने को मिलेगा, लेकिन मेरा समझना है कि 1365 के ऊपर आपको खरीदारी करनी है। ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक ने दिया है, लेकिन 1365 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो अगर 1365 के लेवल्स ब्रीच हो तो आपको टाटा स्टील में खरीदारी करनी है 1340 के स्टॉप लॉस के साथ, और उस केस में शायद 1425 तक के स्तर आपको टाटा स्टील में देखने को मिलेंगे। तो टाटा स्टील पर नजर रखकर चलें, यहाँ पर ऑलरेडी 3% का मूव देखने को मिल रहा है। लेकिन अब फोकस करते हैं ऑटो एंसिलरी स्पेस पर ही और रिलेट करते हैं अर्निंग्स को। सोना कॉमस्टार के हम यहाँ बात कर रहे हैं और नंबर्स पर बातचीत करने के लिए मिस्टर विवेक विक्रम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एमडी हैं और ग्रुप सीईओ हैं सोना कॉमस्टार के। अर्निंग्स हालांकि आपको बता दें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए। अगर आप ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो मुनाफे में 22% की ग्रोथ रही, 88 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। रेवेन्यू देखेंगे तो 381 करोड़ से बढ़कर 585 करोड़ के रेवेन्यूज कंपनी के रहे हैं। सिंह साहब नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कांग्रेचुलेशंस एक अच्छे अर्निंग्स पोस्ट करने के लिए। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ग्रोथ ड्राइवर्स इस क्वार्टर में क्या रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि हम पेंडेमिक से बाहर निकले हैं, अब आगे के लिए सिचुएशन, रनिंग क्वार्टर या फिर आने वाले क्वार्टर्स के लिए स्थिति कैसे दिख रही है? नमस्कार दीपाली जी, धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। आपने सही कहा कि क्वार्टर काफी सशक्त रहा है, अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छी रही है। पैंडेमिक से हम लोग इंडिया में पैंडेमिक की वजह से पहले क्वार्टर में थोड़ा प्रभाव था, बट इंडिया मार्केट हमारा रेवेन्यू का 21% ही है, तो बाकी इंटरनेशनल मार्केट से तो इसलिए उतना फर्क नहीं पड़ता। सेकंड जो आपका बात है वो काफी वैलिड है कि हाँ हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, बट जो जिस पृष्ठभूमि में हमारी ये परफॉर्मेंस रही है उसको ध्यान देना चाहिए। ये जो क्वार्टर अभी गया है ऑटो सेक्टर के लिए 2014 से तीसरा वर्स्ट क्वार्टर से। अगर आप उन मार्केट्स को देखें जहां हम ज्यादा खेलते हैं, यूएस और यूरोप, वहां के लिए सेकंड वर्स्ट क्वार्टर था पिछले 7 सालों में। ऑटो इंडस्ट्री में ये पहली बार है कि डिमांड इज नॉट एन इशू, ये सारा का सारा सप्लाई चेन का इशू है। आप जितनी गाड़ी बना पाएंगे उतनी बेच सकते हैं, मगर जब बन ही नहीं पाएंगे तो कितना कर पाएंगे। तो हम लोग के लिए क्यों इतना हम ग्रो कर पाए 52% ऑलमोस्ट, इज बिकॉज बहुत सारा नया बिजनेस हमारा स्टार्ट हुआ है इस क्वार्टर, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो हमारी रेवेन्यू ग्रोथ ओवरऑल थी 52% YOY, मगर आप सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट जिसमें हम सप्लाई करते हैं वो देखेंगे तो उसमें थी 143%। तो हमारा लीवर वो था। आगे भी अगले 2 क्वार्टर तक सप्लाई चेन की समस्या रहेगी, और ये सप्लाई की प्रॉब्लम जब तक रहेगी तब तक अपने पोटेंशियल तक, जितना हम लोग के हाथ में बिजनेस है उससे उतना हम ग्रो नहीं कर पा रहे। तो हाँ, देखने में अच्छा लगता है कि 52% ग्रोथ थी, बट ये बहुत और ज्यादा हो सकती थी अगर ये सप्लाई चेन इश्यूज नहीं होते। बिल्कुल, इनफैक्ट सप्लाई चैलेंजेस तो हैं ही विवेक जी, लेकिन आपने ईवी का जिक्र किया और मैं इस पे डेफिनेटली आपसे ये पूछना चाहूंगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके जो रेवेन्यूज हैं ईवी सेगमेंट से ओवरऑल रेवेन्यू में लगभग 40-41% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो इलेक्ट्रिक डिफरेंशियल असेंबली मार्केट में आप लीडिंग पोजीशन में हैं। ये बताइए, क्या आपने ईवी सेगमेंट में कुछ नए क्लाइंट्स ऐड किए हैं? क्या स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली है आपकी, और क्या हम ये रेवेन्यू शेयर बढ़ते हुए देखेंगे आगे, क्योंकि ये एक ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है जिसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है? जी, अभी यही ग्रोथ ड्राइवर है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मार्केट मान लीजिए पहले अगर 100 गाड़ियां बिकती थी तो इस साल शायद सिर्फ 80 ही बिकेंगी, मगर उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शेयर जो कि पिछले साल तक 3-4% होता था, वो शायद साल के अंत तक आते आते डबल डिजिट हो गया। तो
तो ये जो शेयर शिफ्ट है आईसी से इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसकी वजह से ही हमारी ग्रोथ आ रही है। आपने बहुत सही फरमाया कि डिफरेंशियल असेंबली में हमारी लीडिंग पोजीशन है। हमारे आज 20 प्रोग्राम है, तो पिछले क्वार्टर में हमने 3 और नए प्रोग्राम ऐड किए। 20 प्रोग्राम फ्रॉम 11 डिफरेंट कस्टमर्स, पूरी दुनिया में है, चाइना, यूरोप, अमेरिका, इंडिया, चारों तरफ ये कस्टमर्स हैं। और इस सेगमेंट में जो ग्रोथ है, हमने जितना अंदाजा लगाया था उससे काफी ज्यादा तेजी से चल रही है। आई थिंक ये जो पूरा कोविड वाला प्रकरण हुआ इस साल में, क्योंकि लोगों को बहुत कुछ सोचने का समय मिला, और बिकॉज आई थिंक सप्लाई चेन इश्यूज थे ही, इसलिए सबको वैसे भी वेट करना पड़ रहा था। आई थिंक ये ईवी की तरफ जो मूवमेंट है ये बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो गया ग्लोबल। आई थिंक इंडिया में भी अब पहली बार हम लोग को लग रहा है कि टू व्हीलर स्पेस में एटलीस्ट बहुत तेजी से ग्रोथ हो सकती है। बिल्कुल, टू व्हीलर स्पेस में तो इनफैक्ट बहुत कॉम्पिटिटिव सेगमेंट ये होता जा रहा है अगर ईवीज की बात करें कई प्लेयर्स की एंट्री के साथ। लेकिन हाँ, ईवी एक ऐसा सेगमेंट है जिसकी वजह से नंबर्स स्ट्रांग रहे हैं और कंपनी का खास फोकस भी आगे जाते हुए इस पर है। शुक्रिया विवेक जी, आपने बातचीत की सीएनबीसी आवाज से। आपको गुड लक आने वाले क्वार्टर्स के लिए। स्टॉक देखें तो अभी ऑलमोस्ट 656 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जून में इसकी लिस्टिंग हुई थी और अपने ऑल टाइम हाइज जो कि एक महीना पहले ऑलमोस्ट कंपनी ने टच किए थे 813 814 के आसपास के, उन सरों से थोड़ा नीचे जरूर है, लेकिन अपने लिस्टिंग प्राइस से अभी भी ऑलमोस्ट 140 145% ऊपर ये स्टॉक कारोबार करते हुए दिख रहा है। बहुत संक्षेप में मानस, आपके कमेंट सोना बीएलडब्ल्यू पर। मैं इसके चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ दीपाली जी, इस पे व्यू नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो सोना बीएलडब्ल्यू अभी 657 658 के आसपास कारोबार करते हुए दिख रहा है। Closes on Tuesday, November 2nd, 2021. For risk factors and more details, please refer to the red herring prospectus. आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और हमारे साथ अब सुमित मौजूद हैं क्योंकि अर्निंग्स के बारे में डिटेल्स बताने के लिए। सुमित, सबसे पहले तो डाबर के बारे में बताइए, क्या एक्सपेक्टेशंस है नंबर्स को लेकर? देखिए, एफएमसीजी स्पेस में अब तक जो नंबर्स आए हैं, चाहे वो एचयूएल के हों, नेस्ले के हों, मैरिको के हों, नंबर्स मोर सबड्यूड ही आते हुए दिखाई पड़े हैं। बहुत ज़्यादा कोई फायर वर्क किसी नंबर में रहा नहीं। तो बाजार यही मान के चल रहा है कि शायद डाबर के केस में नंबर्स थोड़े से ढीले साइड पे ही आते हुए दिखाई पड़ेंगे। और नंबर से केस में वॉल्यूम ग्रोथ तो भले वाई बेसिस पे बढ़ेगी, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे इन नंबर में बहुत ज़्यादा कोई फायर वर्क नहीं होगा। 15% की वॉल्यूम ग्रोथ लो बेस के सामने, 9.5% के आसपास का लो बेस था नेगेटिव साइड पे, उसके सामने करीब 15% के आसपास ही ग्रोथ आएगी। रेवेन्यू फ्रंट पे 2290 करोड़ का एक रेवेन्यू 1980 करोड़ रुपए के सामने। एबिटा फ्रंट पर 474 करोड़ का एबिटा 417 करोड़ के सामने। और मार्जिन मोर लेस फ्लैट 21% के सामने 20% 20.5% के आसपास के मार्जिन आने की बातचीत है। 398 करोड़ का एक मुनाफे का आंकड़ा 342 करोड़ के सामने तिमाही में आता दिखाई पड़ेगा। सीक्वेंशियल बेसिस पर हाई बेस के चलते इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो थोड़ी सी सबड्यूड देखने को मिल सकती है, स्पेशली हेल्थ केयर बिजनेस में। और जो बाकी स्पेस है वहाँ से भी, जो आयुर्वेदिक पोर्टफोलियो, वहाँ पर भी थोड़ा सबड्यूड एक ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ेगी। सीक्वेंशियल बेसिस पे इनके मार्जिन में भी एक डिक्लाइन की बातचीत है और वाई बेसिस पे भी फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर है। उसकी वजह इनपुट कॉस्ट का बढ़ना, दूसरा एडवर्टीजमेंट स्पेंडिंग बढ़ना, ये 2-3 चीज़ें इसकी वजह से इनके मार्जिन के ऊपर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और साथ साथ जो ऑपरेटिंग लीवरेज है, नेगेटिव ऑपरेटिंग लीवरेज है, उसका भी एक इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर सीक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिलेगा। तो सबड्यूड नंबर फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर वाई बेसिस पर और सीक्वेंशियल बेसिस पे भी थोड़े ढीले नंबर। अब एक बार आईआरसीटीसी को देख लेते हैं क्योंकि आईआरसीटीसी के ना नंबर्स आए हैं अभी और आप नंबर्स देखिए, जो मुनाफा है वो 32 करोड़ से बढ़कर 158 करोड़ रहा है। जो नंबर्स दिख रहे हैं वो अनुमान से बेहतर दिख रहे हैं क्योंकि 120-130 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशंस थी मुनाफे में ग्रोथ की, जो कुछ सिलेक्टिव रिपोर्ट्स थी आईआरसीटीसी पर। तो 32.6 करोड़ से बढ़कर 158.6 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ भी आपको कई गुना जंप दिखेगा क्योंकि 88.6 करोड़ से बढ़कर जो रेवेन्यू है कंपनी के वो 405 करोड़ रहे हैं वाई बेसिस पे। स्टॉक इन नंबर्स के बाद लोअर लेवल से थोड़ा सा रिकवर होता हुआ दिख रहा है। हालांकि सुबह से हम 2.5% का फॉल इसमें देख रहे थे, ऊपर खुलने के बाद ये फिसला था और अब 839 830 840 के आसपास ही कारोबार करते हुए दिख रहा है। तो जो प्राइमा फेसी 2 फिगर्स आई हैं आईआरसीटीसी की वो बेहतर दिख रही हैं क्योंकि जो आय है सालाना आधार पर वो 88.5 करोड़ से बढ़कर 405 करोड़ रही है और मुनाफा देखेंगे आप तो 32.6 करोड़ से बढ़कर 158.7
6 करोड़ आया। स्टॉक में अब मोमेंटम थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखा है, अब 844 के आसपास ये कारोबार करते हुए। हालांकि नंबर्स के साथ आगे के जो स्टेटमेंट्स रहेंगे वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। कितना बिजनेस वापस से शुरू हुआ है, कैसी बुकिंग्स हैं आगे के लिए, और स्टॉक की ऑलरेडी हमने न्यूज फ्लो के चलते पिछले हफ्ते काफी हैमरिंग होती हुई देखी भी है, काफी उथल पुथल स्टॉक में रही है। अभी 141, 142, 842 के आसपास ये कारोबार करते हुए 842 के करंट लेवल्स। आईआरसीटीसी पर पोस्ट अर्निंग्स अभी भी 1.4% का नुकसान, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी। मार्जिन आपको बता दें वो 52.2% पर रहे हैं। एबिटा जो है वो 211 करोड़ का कंपनी ने पोस्ट किया है, तो मार्जिन 52% के आसपास आते हुए तो नंबर्स अच्छे आईआरसीटीसी के, जो अब तक की डिटेल्स दिखी हैं। और स्टॉक अब 843 पर कर रहा है ट्रेड। चलिए शो को अब समेटने का भी वक्त है। शुक्रिया मानस आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क